आ जाता है पॉइंट इसकी ट्रांसमिशन का। तो ये ट्रांसमिशन इसकी कैसे हो जाती है कि ह्यूमंस आर द रेजर्वायर फॉर स्टेफिलोकोकस, ठीक है। उसके अलावा नोज़, याद रखना, नोज़ इज़ अ मेन कोलोनाइजेशन फैक्टर, मेन साइट ऑफ क्लोनाइजेशन ऑफ एसोरस। हमारी बॉडी में कोई कैरियर बनता है तो उसके नोज़ में इसकी क्लोनाइजेशन हुई होती है। तो नोज़ इज़ द मेन पॉइंट। एंड देन आपके पास आ जाता है कि स्किन, एक तो नोज़ की बात होगी, उसके अलावा जैसे नोज़ से ये क्या होता है कि वो वीजिंग या कफिंग वगैरह होगा ना, जिस वजह से नेजल डिस्चार्ज होगा, उससे नेक्स्ट पर्सन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। फिर उसके बारे में बात की स्किन, ठीक है। एक तो नोज़ के बाद उसके बाद स्किन से भी हो जाता है। जैसे आप हैंड कॉन्टैक्ट किसी से हैंड शेक करते हो, अगर वो बंदा कैरियर है, उसके पास स्टेफिलोकोकस और इसके क्लोनाइज के हैंड पे बनी हुई है जो भी चीज़ थी, वो आप में ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास वजाइना, ठीक है। अभी हमने नोज़ के बारे में बात की, फिर हमने स्किन के बारे में, हमने वजाइना की बात की, ठीक है। वजाइना में होता है वो, देखो, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसलिए फीमेल में करेगा क्योंकि वजाइना में क्लोनाइज किया होता है, ठीक है। फिर अदर कैसे कि ह्यूमन लीजन्स हैं, जैसे टावल, अगर किसी अफेक्टेड पर्सन के आप टावल यूज़ कर लो, ठीक है, टावल यूज़ कर रहे हो, उसके अलावा उसके कपड़े जिस पे उसके लीजन्स से वो कंटेमिनेट हुए हुए हैं वो यूज़ कर लो, तो आपका स्टेफिलोकोकस ऑरेस ट्रांसमिट हो जाता है। उसके अलावा एस ओरेस की डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होने के लिए हैविली कंटेमिनेटेड अगर आपके पास इन्वायरमेंट है ना, उसमें भी इजीली एस ओरेस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें इम्यून सिस्टम जो है ना डेफिशिएंसी, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या फैमिली में मेम्बर्स हैं विद बॉयल्स वाली डिजीज़ हुई हुई है, ठीक है, उसमें ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है। देन आपके पास इसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि उनमें एंटीबॉडीज़ कम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं सही से एक्टिवेट हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स के लेवल कम है, उनमें स्टेफिलोकोकस इन्फेक्ट, मतलब ये कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना, एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही और कॉम्प्लीमेंट वगैरह एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब देखो, आपके हमें पता है कि स्टेफिलोकोकस ने ना, अच्छा ठीक है, पेशेंट जिनमें आपके पास CGD क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ हुई हो ना, जैसे पेशेंट में क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है जिसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स की एबिलिटी टू किल बैक्टीरिया वो कम हो जाती है, उसमें भी आपके पास इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है, उसमें भी SORS के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। उसके अलावा हमें पता है कि जो एस एपिडर्मिडिस है, हमने SORS की बात की है, अब एस एपिडर्मिडिस हमें पता है हमारी स्किन को क्लोनाइज कर रहा होता है, ठीक है। वहाँ से अगर आप देखो स्किन में, अगर वहीं से आपने इंट्रावेनस कैथेटर्स दिए हैं या आपने कोई ड्रग देना है वहाँ से, ठीक है, IV ड्रग दे रहे हो, तो वो जो स्किन में थे ना वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं उस कैथेटर के थ्रू या उस ड्रग के थ्रू, वहाँ पे फिर हमारे ब्लड में जाके हमें इन्फेक्शंस कोज करते हैं। फिर हम इस सेप्रोफाइटिकस की बात करें, सेप्रोफाइटिकस हमारे जेनिटल ट्रैक जो होता है ना उसके मिकोजा पे होते हैं, जेनिटल ट्रैक के मिकोजा में होते हैं इन यंग वुमेन मोस्टली। अब वहाँ से ये असेंड करते हैं, असेंड करके यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचते हैं और वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस करते हैं। तो हमने क्या बात की है अभी, सबसे पहले इसका मेन साइट ऑफ क्लोनाइजेशन क्या था, नोज़, ये ओरेस की बात कर रहे हैं। फिर स्किन के हैंड शेक वगैरह से हो जाता है। फिर हमने बात की कि ऐसे पर्सन्स जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि जिनमें ह्यूमरल इम्यूनिटी कम है, जिनमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कम है, कॉम्प्लीमेंट कम है, न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन कम है, जिनमें क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ हो गई, जिनमें न्यूट्रोफिल्स में आके वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकेंगे। फिर आपके पास हैविली कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट में बहुत ईजिली ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है, हैविली कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट हो अगर आपके पास। फिर आपके पास आ जाता है कि वजाइना, फीमेल में वजाइना में यहाँ पे होता है जहाँ पे आपके पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर रहा था। नोज़ भी हो गया, हैंड्स भी हो गए, वजाइना भी हो गया, हैविली कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट के बारे में भी हमने सारी बात कर ली। फिर हम बात करेंगे अबाउट के आके एपी तो और ना एपिडर्मिडिस, एपिडर्मिडिस हमारे पास स्किन में होता है मोस्टली, ठीक है। यहाँ हमने इंट्रावेनस IV रूट के या कैथीटर्स दें तो उसमें आपके पास ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करता है। फिर हम सेप्रोफाइटिकस के बारे में हमने बात की कि वहाँ के पास जेनिटल जो हमारे पास ट्रैक होता है, जेनिटल ट्रैक के म्यूकोजा में होता है, वहाँ से वो असेंड करके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस करता है। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम बात करेंगे अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस, ठीक है। वो मोस्टली हम पैथोजेनेसिस किसकी पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टेफिलोकोकस ओरियस की। अब स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है ना आपके पास टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है और ये पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करता है। तो स्टेफिलोकोकस ओरियस के बारे में सबसे पहले हमने पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें ना, अगर हम पैथोजेनेसिस किसके हम कर रहे हैं, ओरियस की। तो इसके पैथोजेनेसिस में आपने जो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये आपके पास टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है और आपके पास पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करता है। तो सबसे पहले अगर इसके टॉक्सिन देखें तो हम टॉक्सिन 3 टाइप के टॉक्सिन होते हैं इसके, ठीक है। अब देखो टॉक्सिन्स इसके होते हैं इंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड एक्सफोलिएटिन। तो टॉक्सिन्स के नाम क्या है आपके पास, टॉक्सिन्स के अगर हम नाम देखें 1 2 3, पहला हमारे पास था एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, एक्सफोलिएटिन।
ये हो गए। इसके बाद तो जाने से फिर आपके पास पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन भी करता है, उससे भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने बात की थी ना कि ये आपके पास फूड पॉइजनिंग करता है एस ओरियस, फूड पॉइजनिंग के। तो अब वो राज खुला कि फूड पॉइजनिंग कैसे करेगा। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एंटेरोटॉक्सिन, उस एंटेरोटॉक्सिन की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग के इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो जो पेशेंट अफेक्टेड है तो प्रॉमिनेंट वॉमिटिंग होती है, ठीक है, एक तो वॉमिटिंग आ जाएगा, और आपके पास नॉन ब्लडी प्लस वाटरी डायरिया होगा उस पर्सन को, ठीक है। और आपके पास अब ये एंटेरोटॉक्सिन जो है इसने आपके पास क्या करवा दिया, फूड पॉइजनिंग करवा दी, पेशेंट में परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, वाटरी डायरिया भी हो रहा है। फूड पॉइजनिंग इस टॉक्सिन की वजह से हुई कैसे है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में जब जाता है तो वहाँ पे बिहेव कर रहा होता है एज अ सुपर एंटीजन। क्या वर्ड आपने यूज़ करना है, सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन मतलब एंटीजन हमारी बॉडी उसको हाईली कंसीडर करेगी कि ये फॉरेन है मटेरियल, ये कोई फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी में। तो उस सुपर एंटीजन मोस्टली एक्ट करता है जीआईटी में जाके एक्ट करता है एज अ सुपर एंटीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, ये हमारा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी इमिडिटी में जैसे मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल्स हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करते हैं, इंटरल्यूकिन 2। अब ये याद रखना है कि इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करता है मैक्रोफेजेस और इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करता है हेल्पर टी सेल्स। तो ये जब हमारे जीआईटी में एक्ट कर रहा होता है सुपर एंटीजन, तो हमारे मैक्रोफेजेस टी सेल्स दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे प्रोड्यूस साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 फ्रॉम मैक्रोफेजेस एंड इंटरल्यूकिन 2 फ्रॉम टी सेल्स। अब देखो ये जब सिक्रीट होंगे तो तभी परसिस्टेंट वॉमिटिंग और नॉन ब्लडी डायरिया होता है। वही वो कह रहे हैं कि आपके पास इसलिए हो रहे हैं वॉमिटिंग वगैरह साइटोकाइंस की वजह से हो रही हैं, ठीक है, जिन्होंने एंटेरिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। अब आपके पास जो एंटेरोटॉक्सिन होता है ना, ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा फूड जिसमें ये बैक्टीरिया को जितना मर्जी कुक कर लो, ये हीट रेजिस्टेंट है, इसका ये वाला टॉक्सिन किल नहीं होगा, ठीक है। अब एक तो हीट रेजिस्टेंट है, उसके अलावा स्टमक एसिड या जो हमारे स्टमक में जो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो जजनम में होते हैं, उनके लिए भी ये क्या है, रेजिस्टेंट होता है। ये बात हो गई। सेकेंडली आपके पास आ जाता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिन, ठीक है, पहला एंटेरोटॉक्सिन था, आपके पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन आपके पास टॉक्सिक शॉक करता है स्पेशली टैम्पोन यूजिंग मेंस्ट्रुएशन वुमेन। ऐसी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो टैम्पन यूज़ करती हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, उनमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं टॉक्सिक शॉक इस टॉक्सिन की वजह से, या ऐसे जिनमें वूंड इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। वूंड इन्फेक्शन के बारे में हमने बात की थी कि स्टेफिलोकोकस वूंड इन्फेक्शंस भी करता है, तो उनमें भी आपके पास यही टॉक्सिन होता है जो इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुमेन में, उसके अलावा वो कह रहे हैं पेशेंट जिनमें नेज़ल पैकिंग हुई हो, ठीक है। देखो नोज़ की कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद नेज़ल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए नेज़ल पैकिंग की हुई है, वहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा हुआ है, उस पर जो इन्फेक्शन होंगे वो भी इसी टॉक्सिन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन आपके पास नॉर्मली कहाँ प्रोड्यूस होता है, वजाइना में होता है, नोज़ में होता है, अदर इन्फेक्टेड साइड पे, ये भी बात कर ली हमने। अब वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, उसके पास टॉक्सीमिया करता है, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ब्लड कल्चर्स टिपिकली डू नॉट ग्रो एस ओरियस। जो आपके पास एस ओरियस स्पीशी ऑफ स्टेफिलोकोकस है, इसको हम ब्लड कल्चरिंग के थ्रू प्रोड्यूस या ब्लड कल्चरिंग के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है जो कि फीमेल जो टैम्पॉन यूजिंग होते हैं, जिनमें आपके पास नेज़ल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप नेज़ल पैकिंग यूज़ करते हो। अदर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है आपके पास उस एरिया में, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, वो इस टॉक्सिन की वजह से होता है, और आपके पास ये भी होता है वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा, टॉक्सीमिया करा देगा, और आपके पास ब्लड कल्चर्स में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। द लास्ट इज टॉक्सिन इज एक्सफोलिएटिन। अब हाँ एक और बात है कि आपके पास जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, ये भी जैसे कि एंटेरोटॉक्सिन सुपर एंटीजन था, ये भी सुपर एंटीजन बिहेव करता है, ठीक है। उसने इंटरल्यूकिन 1-2 किया था, इसने भी इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को ही स्टिमुलेट करना है। ये बात होगी। टॉक्सिक शॉक अकर्स इन पीपल हु डू नॉट हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट। अब ये वाला जो टॉक्सिक शॉक हुआ है, ऐसे लोग जिसके लिए इम्यून नहीं है, उनकी बॉडी में ऑलरेडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, उनमें टॉक्सिक शॉक होता है, ये बता रहे हैं बस। अब देखो एक डिजीज़ मैंने आपको बताई थी स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, जिसमें आपके पास जो एपिडर्मिस थी वो जो उसकी ना ऊपर वाली जो लेयर थी एपिडर्मिस की वो शेड ऑफ होती रहती है, ठीक है। उसको मैंने आपको बताया वो क्या था, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, जो कि एस ओरियस का स्पीशी कर रहा था। अब हमने बात की जो वो क्यों करता है, कौन से टॉक्सिन की वजह से, एक्सफोलिएटिन की वजह से। एक्सफोलिएटिन ने स्कैल्डेड शॉक सिंड्रोम करना है पर्टिकुलरली यंग चिल्ड्रन में। ये क्या होता है, एक्सफोलिएटिन एक्ट कर रहा होता है एज अ प्रोटीएज, ठीक है। ये एपिडर्मोलिटिक है, एज अ प्रोटीएज एक्ट करता है, जो कि डेस्मोग्लीन इन डेस्मोसोम्स। अब डेस्मोसोम्स तो आपने पढ़े ना सेल जंक्शंस में होते हैं, तो उनमें जो प्रोटीन है डेस्मोग्लिन
ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ प्रोटीएज, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं एपिडर्मोलिटिक। ये क्या है, एपिडर्मोलिटिक है, एक्ट कर रहा होता है एज अ प्रोटीएज। ठीक है, एज अ प्रोटीज एक्ट करता है और क्लीव करता है डेस्मोग्लिन एंड द डेस्मोसोम्स, जिसकी वजह से एपिडर्मिस सेपरेट हो जाती है एज अ ग्रेन्यूलर सेल लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस की बहुत सी लेयर्स होती हैं, वो भी आपको पता है, और जो उसकी ग्रेन्यूलर लेयर है वहाँ से ये सेपरेट हो जाती है फ्रॉम डर्मिस और शेड ऑफ हो जाती है। दिस इज द स्कैलेट स्किन सिंड्रोम कौन करता है, ये एक्सफोलिएटिन करता है, ये याद रखना है। अब आपके पास ना ये तो 3 टॉक्सिन्स तो मैंने आपको बता दिए, अब कुछ और टॉक्सिन्स का भी बुक में जिक्र किया गया है। अब वो कौन से हैं, ठीक है, सेवरल टॉक्सिन्स आपके पास, ये देखो, एक टॉक्सिन है लाइक